Hello students, this is my third video on power sharing chapter class 10th। लास्ट वीडियो में हमने श्रीलंका का केस डिस्कस किया था, वहाँ पर क्या क्या ट्रबल्स हैं और पावर शेयरिंग के बारे में आपको मैंने बताया था। तो आप उनको दोबारा सुन सकते हैं या जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे केस ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम की बात करते हैं। सबसे पहले बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, और उससे भी पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एथनिक का मीनिंग क्या होता है। ये आप नोट भी कर सकते हैं। डिफाइन एथनिक। तो एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। आई रिपीट, एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा बंटवारा, ऐसा सामाजिक बंटवारा जो कल्चर शेयर करने की वजह से होता है। यानी कि जब एक देश में या एक एरिया में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग धर्मों के आदि लोग रहते हैं, तो वो उसकी एथनिक कॉम्पोजिशन होती है। चलिए बात करते हैं बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन की। तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की 59% पॉपुलेशन लिव इन फ्लैमिश रीजियन। ये एक जगह का नाम है, वहाँ का फ्लैमिश रीजियन। तो बेल्जियम की 59% पॉपुलेशन रहती है फ्लैमिश इलाके में, और ये लोग डच भाषा बोलते हैं, मीन्स दे स्पीक डच लैंग्वेज। और 40% ऑफ बेल्जियम्स पॉपुलेशन लिव इन वैलोनिया रीजियन। WALLONIA वैलोनिया रीजियन। और ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो 59% ऑफ बेल्जियम्स पॉपुलेशन स्पीक डच, 40% बेल्जियम्स पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच, तो दैट मेक्स 99%। अब 1% लोग बच गए, तो 1% ऑफ बेल्जियम्स पॉपुलेशन स्पीक जर्मन लैंग्वेज। तो ये तो पूरे बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन थी। अब बात करते हैं बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स की और यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन की। तो ब्रुसेल में 80% लोग हैं फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% हैं डच स्पीकिंग। यानी कि आपने देखा ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोगों की मेजॉरिटी है और डच स्पीकिंग लोगों की माइनॉरिटी है। अब बेल्जियम की लोकेशन की बात करते हैं। ये एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री है और इसका साइज़ इंडिया की हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। अच्छा, बेल्जियम का बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करता है? तो वो 3 कंट्रीज़ हैं जिनसे बेल्जियम का बॉर्डर टच करता है। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो वो 3 कंट्री हैं नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी। These 3 countries share their borders with Belgium। तो आपने देखा कि बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जिसमें मेनली 2 भाषाओं के लोग हैं, जिसमें डच स्पीकिंग पीपल की मेजॉरिटी है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की माइनॉरिटी है। लेकिन बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में रिवर्स ऑफ दिस, फ्रेंच स्पीकिंग लोग 80% है एज आई टोल्ड यू, एंड डच स्पीकिंग 20% है। तो यहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से बनाई गई, किस तरह से यहाँ पे कानून बनाया गया, उस पर भी क्वेश्चन आता है कि इन लोगों में आपस में कोई झगड़ा ना हो, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफियरेंस ना करे, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। आपने देखा था श्रीलंका में सिन्हालास और तमिल्स में दिन रात लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर सिन्हालास की मेजॉरिटी है और तमिल्स की माइनॉरिटी है। तो सिन्हालास ही सिर्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं, सिन्हालास लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसी कारण वहाँ पर डिस्प्यूट्स होती रहती हैं। तो ऐसा बेल्जियम में ना हो, इसके लिए क्या किया गया, आइए वो जानते हैं। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, मेन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, मीन्स दैट आई एम टेलिंग यू व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि किस तरह का मॉडल है बेल्जियम में पावर शेयरिंग का। तो बेल्जियम का पावर शेयरिंग मॉडल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
तो बेल्जियम के पावर शेयरिंग मॉडल को मैं पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक एक करके। तो पहला पॉइंट है हमारा कि 1970 से 1993 बिटवीन 1970 to 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड 4 times। यानी कि जो बेल्जियम का संविधान था, कानून था, उसमें 4 बार बदलाव किए गए 1970 से लेकर 1993 के बीच में। और ये बदलाव इसलिए किए गए ताकि बेल्जियम में सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से मिलजुल कर रह सकें। तो पहला पॉइंट आपको मैंने बताया। अब दूसरा पॉइंट, तो कुछ स्पेशल लॉज बनाने के लिए जो 2 मेन ग्रुप थे, डच और फ्रेंच, दोनों की मेजॉरिटी से परमिशन ली गई। यानी कि डच जो 59% पॉपुलेशन है उसकी भी मेजॉरिटी, और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं हमारे 40%, उनकी भी मेजॉरिटी लेकर ही ये कानून बनाए गए। अब मैं इस पॉइंट को इंग्लिश में बोल रहा हूँ। सम स्पेशल लॉज वर मेड बाय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ बोथ लैंग्वेज ग्रुप्स, दैट इज डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो ये आप सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, इसको अपना एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। यानी कि कोई भी एक कम्युनिटी, चाहे वो मेजॉरिटी वाली डच स्पीकिंग क्यों ना हो, वो कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकती। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो बेल्जियम की स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है, मतलब उनको अलग से पावर दी गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है। तो ये पॉइंट हम इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स इन बेल्जियम आर इंडिपेंडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट, बेल्जियम हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। मतलब ब्रुसेल की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अलग है। तो देयर इज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। बोथ कम्युनिटीज़ मीन्स फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग पीपल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट है उसका कोई लेना देना नहीं है बेल्जियम की गवर्नमेंट से। ब्रुसेल की गवर्नमेंट में 50% लोग डच स्पीकिंग है तो 50% फ्रेंच स्पीकिंग है। जबकि आपने देखा कि वहाँ पर मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग की थी, तो गवर्नमेंट उनकी ऐसा नहीं हुआ कि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की बना दी गई ताकि डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए ऐसा किया गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट, तो देयर इज़ ए थर्ड गवर्नमेंट इन बेल्जियम ऑल्सो, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल belonging to one language. It doesn't matter where the people live. तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो हमारी जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, वो उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सिर्फ बेल्जियम में ही आपको ये थर्ड गवर्नमेंट देखने को मिलेगी जिसको एक भाषा के लोग मिलकर चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो ये गवर्नमेंट बनने से पहले, इस टाइप का मॉडल बनने से पहले बेल्जियम में टेंशन थी डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में। कब थी? बिटवीन 1950s to 1960s। अब इसका भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ टेंशन बिटवीन द पीपल और कम्युनिटी ऑफ बेल्जियम बिटवीन 1950s एंड 60s। अब इसको डिस्कस करते हैं। इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि देयर आर फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग ग्रुप, 2 मेन ग्रुप्स इन बेल्जियम। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट 40% पॉपुलेशन, वाइल डच स्पीकिंग पीपल आर 59%। बट फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर रिच इन बेल्जियम। ये फैक्ट है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उनकी माइनॉरिटी है, लेकिन फिर भी वो रिच है, इसलिए वो अपनी पावर दिखाना चाहते थे। और क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे, 59% थे, वो कहते थे कि वाई डू वी फॉलो अस,
फॉलो यू, हम आपकी बात क्यों माने। तो ये इनके टेंशन का एक कारण था। अब मैं इसको इंग्लिश में बता रहा हूँ। देयर इज़ माइनॉरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम एंड मेजॉरिटी ऑफ डच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर rich and Dutch speaking people are not well to do so. French speaking people were powerful and Dutch speaking people fought for their economic development. So this was the reason of tension between the Dutch speaking and French speaking people in Belgium. अब एक और नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये भी आया था 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन में कि 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। तो इसका आंसर है नंबर 1, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आई रिपीट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 2, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। Number 3, power sharing among government at different levels। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो इनके बीच में पावर शेयरिंग होती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। एंड 4th पॉइंट, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो इसको डिस्कस करते हैं। आप इसको कॉलम बना के लिख सकते हैं। एक पहले आप लाइन खींच लेंगे, उसमें लेफ़्ट साइड पर मैं पॉइंट्स बोलूँगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के और राइट में वर्टिकल पावर शेयरिंग के। तो पहला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का। Power is shared among different organs of government like legislature, executive and judiciary। अब vertical power sharing में इसके सामने आप लिख सकते हैं, power is shared among governments at different levels, that is central government, state government and local government। अब horizontal में आप second one बनाएंगे, in this type of sharing different organs of government are placed at same level। यानी कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के हर ऑर्गन का लेवल सेम होता है, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है। अब वर्टिकल पावर शेयरिंग में सेकंड पॉइंट, देयर इज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इन वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर होता है, यानी कि सबसे बड़ी पावर वाला सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। अब थर्ड पॉइंट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का, इन दिस नो ऑर्गन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती। अब थर्ड पॉइंट वर्टिकल पावर शेयरिंग का इसके सामने जो लिखना है आपने, इन दिस ईच गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, यानी कि संविधान ने जिस गवर्नमेंट को जितनी पावर दे रखी हैं वो उसके अनुसार ही काम करेगी। तो आई होप you have understood all this. The remaining and final will be in my next video. Till then, bye.